Hello everyone, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTTP रिस्पॉन्स के हेडर्स के बारे में। अब तक हमने हेडर्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर्स की बात करी और आज हम रिस्पॉन्स हेडर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली हमें पता है कि जो भी रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेजते हैं, उस रिक्वेस्ट में कुछ ऐसे प्रॉपर एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जिनका काम फिक्स है कि उसमें क्या डेटा आना चाहिए, जिन्हें हम रिक्वेस्ट हेडर्स कहते हैं। लेकिन जब भी हमने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी है, क्या सर्वर उसके बदले में हमें रिप्लाई देगा? डेफिनेटली देगा। और उस रिप्लाई को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स कहते हैं। और उसी रिस्पॉन्स पैकेट में लर्नर्स हमें हेडर्स देखने को मिलते हैं। अगेन वही वर्ड्स, वही पैरामीटर्स जिनका काम फिक्स है, जो एक पैकेट का फॉर्मेट फिक्स कर रहे हैं कि ये डेटा तो पैकेट में होना ही होना चाहिए। अभी रिस्पॉन्स हेडर्स में क्या क्या हेडर्स हमें देखने को मिलेंगे, कौन क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे सबसे पहले हेडर को, जिसका नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। एक जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने रिक्वेस्ट हेडर्स में ओरिजिन नाम का एक हेडर देखा था। बेसिकली एपीआई के कंसेप्ट में जब एक बड़ा सर्वर एक छोटे सर्वर को अपना डेटा शेयर कर रहा होता है, तो जब भी एक यूजर जो सर्वर को यूज ले रहा है, फॉर एग्जांपल हम अगर आज अपने ब्राउजर पे जाते हैं और लिखते हैं irctc.com, तो हमारी मशीन का जो पैकेट है जो irctc के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे सो एंड सो डेट का ट्रेन का डेटा दिखाओ जोधपुर से जयपुर जाने का। तो ये डेटा आईआरसीटी के सर्वर के पास तो नहीं है, ये डेटा तो रेलवे के पास है। तो रेलवे के सर्वर से ये डेटा लेने के लिए एपीआई का यूज लिया जाता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट पैकेट जो हमारे डिवाइस से जनरेट हुआ, जो सर्वर तक, मेन सर्वर तक जाएगा, उसमें ओरिजिन नाम का हेडर होता है जिसमें डोमेन का नाम लिखा होता है। उस डोमेन का नाम जो सर्वर से डेटा मांग रहा है, अगर सर्वर की लिस्ट में डोमेन वेरीफाइड है, अगर सर्वर ने चेक कर लिया कि हाँ इस डोमेन को तो मैंने ऑथोराइज कर रखा है ये डेटा एक्सेस करने के लिए, तो हमें वो डेटा सेंड कर देगा। अब ऐसे में हैकर्स क्या करते हैं रनर्स, ओरिजिन नाम के हेडर में एक फेक डोमेन या खुद के डोमेन का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल hack.com। अब irctc.com को हटा के रेलवे के सर्वर को हमने जो पैकेट भेजा, उसके ओरिजिन हेडर में लिखा था hack.com। अगर रेलवे ने हमारे सर्वर को अलाउ कर दिया, तो हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें कैसे कंफर्म होगा कि रेलवे ने हमारे डोमेन नेम को भी परमिशन दे दी है उसका डेटा एक्सेस करने के लिए, वो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट उनको इस सर्विसेज को परचेज करे या खुद को ऑथेंटिकेट करे? सर ये हमें पता पड़ता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर के नाम से। अगर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर के आगे आपके डोमेन का नाम लिखा हुआ आ गया, फॉर एग्जांपल hack.com, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है, ये सर्वर आपको कह रहा है, रेलवे का सर्वर आपको कह रहा है कि hack.com को मैं अलाउ करता हूँ ये डेटा एक्सेस करने के लिए, विच इज अ वल्नरेबिलिटी। बिकॉज एक ऐसा डोमेन जिसने ना ही उसकी सर्विसेज परचेज करी, ना ही वहां रजिस्टर्ड करा है, ना ही खुद को ऑथेंटिकेट करा है, वो अब रेलवे का डेटा एक्सेस कर पा रहा है। और इसी कमी को हम CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की कमी भी कहते हैं। तो वहां पे ये हेडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इंडिकेट्स वेदर द रिसोर्स कैन बी रिट्राइव्ड वाया क्रॉस डोमेन एजेक्स रिक्वेस्ट। यानी ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस डोमेन नेम के पास क्या ये पावर्स हैं, या क्या ये डोमेन नेम उस मेन सर्वर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है या नहीं। इस बात का कंफर्मेशन हमें यहां से मिलता है। अगर ओरिजिन में नाम है यानी वो डेटा एक्सेस कर सकता है, और अगर ओरिजिन में नाम नहीं है, इसका मतलब आपके डोमेन को अलाउ नहीं करा जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं सेकंड हेडर की, जिसका नाम है कैशे कंट्रोल। हमने कैशे फाइल्स के बारे में भी पढ़ा। हमें पता है ताकि हमारी वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम ना लगाए, ताकि एक वेबसाइट फास्ट लोड हो, इसीलिए एक सर्वर अपनी वेबसाइट का ज्यादातर डेटा, ज्यादातर फाइल्स हमारे ब्राउजर में कैशे के फॉर्म में स्टोर कर देता है, ताकि जब भी हम वेबसाइट को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रीलोड करें यानी लोड करें, तो वो थोड़ा फास्ट लोड हो, बिकॉज अब सारा डेटा हमारे ब्राउजर से ही कॉल कर दिया जा रहा है। वेबसाइट की फाइल्स क्योंकि कैशे के फॉर्म में हमारे डिवाइस में रखी है, तो उन्हीं को यूज लिया जा रहा है। पर ये जितना भी कैशे डेटा हमारे डिवाइस में रखा है, इसे कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। इसकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए इसको मैनेज करना जरूरी है कि कहाँ स्टोर होगा, कब एक्सपायर होगा। इसकी मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटीज अप्लाई करना जरूरी है, जिसकी पावर्स हमें मिलती है कैशे कंट्रोल की मदद से। इन शॉर्ट, कैशे कंट्रोल एक ऐसा हेडर है जो हमारी मदद करता है जो कैशे फाइल्स हैं उनको मैनेज करने में ब्राउजर के अंदर, यानी ब्राउजर में जो भी कैशे फाइल्स पड़ी है उन्हें मैनेज करने में कैशे कंट्रोल अच्छे लेवल पर सपोर्ट करता है। बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है एक और हेडर का, जिसका नाम फ्रेगमा है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास आता है एक नेक्स्ट हेडर जिसका नाम है ई टैग, एंटिटी टैग, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि ई टैग यानी एंटिटी टैग एक ऐसा टैग है जो हर कैशे फाइल को अलॉट करा जाता है। बेसिकली लर्नर्स, जितनी भी कैशे फाइल्स मेरे डिवाइस में आ रही है, मेरे ब्राउजर में एज अ कैशे जितनी भी फाइल्स सर्वर सेंड कर रहा है अपनी वेबसाइट की,
उन फाइल्स की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो फाइल्स चेंज ना हो, ताकि मैं सर्वर की पुरानी फाइल्स यूज ना लूँ, अपडेटेड फाइल्स, अपडेटेड प्रोग्राम्स को यूज लेता रहूँ, ताकि मैं फाइल में चेंजेस ना कर सकूँ। यानी अपने हिसाब से अगर मैंने प्रोग्राम में चेंजेस कर दिए तो मैं वेबसाइट में कमियां ढूंढ सकता हूँ कई सारी कमियां क्रिएट कर सकता हूँ। इन सारी चीजों से बचने के लिए सर्वर ने कहा कि मैं आपको जितनी भी कैशे फाइल्स दूंगा, हर कैशे फाइल को एक यूनिक आईडी एज अ रोल नंबर, एग्जांपल के तौर पे एज अ रोल नंबर हमें अलॉट कर दिया जाएगा। यानी हर रिसोर्स, हर वो फाइल जो मेरे डिवाइस में एज अ कैशे सेव हो रहा है, उसके पास एक यूनिक आईडी है जिसे हम ई टैग कहते हैं। इस ई टैग के अंदर एक यूनिक आईडी हमारे डिवाइस में स्टोर हो जाएगी। एंटिटी टैग मतलब इस पर्टिकुलर फाइल का यूनिक नंबर, एक यूनिक आईडी। केवल नंबर्स नहीं होंगे, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट एक यूनिक आईडी हमें दे दी गई। अब वो सर्वर उससे मैच करता रहेगा कि हमारे पास कभी भी पुरानी फाइल ना रहे। और भी कई तरीके हैं जिससे सर्वर उस कैशे को मैनेज करेगा। फिलहाल ई टैग और कुछ नहीं, हर कैशे फाइल का यूनिक आईडी है। फिर हम बात करते हैं एक्सपायर हेडर की। अभी जो एक्सपायर हेडर है ये क्या कर रहा है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेल्स वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ मैसेज बॉडी फॉर कैशे यूज। यानी सर्वर ने जितना भी कैशे डेटा आपके ब्राउजर में स्टोर करा है वो कब तक वैलिड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्वर ने अपनी वेबसाइट में सिक्योरिटी रीजन से कई सारे चेंजेस कर दिए हों, लेकिन आपके पास अभी भी पुराना डेटा पड़ा है, पुराना वर्जन पड़ा है, पुराना ही प्रोग्राम पड़ा है। अगेन वो भी एक सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज पुराने वर्जन में जो कमियां थी हम उसे आज भी यूज ले सकते हैं। भले ही सर्वर ने अपनी वेबसाइट में सिक्योरिटी अपडेट्स ले आया, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास उसके पुरानी फाइल्स पड़ी है, कैशे फाइल्स पड़ी है, तो हम आज भी उसको मिसयूज ले पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि सर्वर ने जो लेटेस्ट अपडेट्स लाए हम उनसे अनअवेयर रहेंगे, हम अपडेट्स को यूज नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैनेज होती है एक्सपायर हेडर की मदद से, जो बताता है कि जितना भी डेटा आपको दिया जा रहा है ये इस टाइम तक ही वैलिड है, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद वापस नया डेटा भेजा जाएगा। तो ये एक्सपायर हेडर का काम है जो कैशेस को मैनेज कर रहा है। फिर आता है लोकेशन हेडर। लोकेशन हेडर का क्या यूज है? लोकेशन की डेफिनेशन बता रही है रीडायरेक्ट्स रिस्पॉन्सेज दोज दैट हैव अ स्टेटस कोड स्टार्टिंग फ्रॉम 3, बेसिकली 300 का स्टेटस कोड अगर कोई भी होता है, टू स्पेसिफाई द टारगेट ऑफ द रिडायरेक्शन। बेसिकली लर्नर्स क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे आज जाता हूं, फॉर एग्जांपल हमने हमारे ब्राउजर में जाके लिखा कि हमें wscubetech.com की वेबसाइट पे जाना है, लेकिन किसी रीजन से मान लेते हैं wscubetech पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उस दौरान वेबसाइट एक तरीके से डाउन थी, यानी अभी हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। बट इस पूरे ड्यूरेशन में वेबसाइट के ओनर्स, वेबसाइट के डेवलपर्स ये नहीं चाहते कि जितनी भी ऑडियंस, जितने भी कस्टमर्स उस वक्त उस वेबसाइट पे आ रहे हैं उन्हें वहां पे वेबसाइट ना मिले, उन्हें एक बुरा एक्सपीरियंस मिले, ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी यूजर हमारी वेबसाइट wscubetech.com पे आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी वेबसाइट पे काम चल रहा है, तो हमने कहा एक काम करते हैं उन सारे यूजर्स को हमारी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, जैसे कि new.wscubetech.com या online.wscubetech.com। तो हमारे जितने भी यूजर्स आ रहे हैं wscubetech.com पे, हम उन्हें रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कहीं और भेज रहे हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे भेज रहे हैं, किसी भी रीजन से भेजें। लेकिन जब रीडायरेक्शन करा जाता है तो वहां पे हमें 300 के स्टेटस कोड्स देखने को मिलते हैं, है ना। 300 के स्टेटस कोड्स का मतलब है कि आपको कहीं और भेजा जा रहा है, कहीं और रीडायरेक्ट करा जा रहा है। रीडायरेक्ट करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट सवाल ये है कि वहां पे लोकेशन हेडर का क्या काम है, आपको किस जगह पे भेजा जा रहा है। अब आपको WSCubetech से जिस भी लोकेशन पे भेजा जा रहा है वो एड्रेस लोकेशन हेडर के अंदर हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। यानी अगर आज मैं WSCubetech पे जा रहा हूं, मुझे online.wscubetech पे भेजा जा रहा है, रीडायरेक्ट करने वाले हैं, तो लोकेशन नाम के हेडर में मुझे online.wscubetech.com का एड्रेस दिखेगा, जिसका मतलब कि आपको रीडायरेक्ट कहां करा जा रहा है। आई होप लर्नर्स ये कुछ रिस्पॉन्स हेडर्स आप सभी को समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं कुछ और एडवांस रिस्पॉन्स हेडर्स की तरफ, जहां पर हमारे पास पहला हेडर आ चुका है फ्रैग्मा हेडर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ये कैशेस को मैनेज करता था, लेकिन इशू ये था कि ये अच्छे लेवल से उसको मैनेज नहीं कर पाता, इसमें मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे कैशे को अच्छे लेवल पे मैनेज करने के लिए। तो इसका अपडेटेड वर्जन हमारे पास आया विच इज कैशे कंट्रोल, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये दोनों हेडर साथ में एक्टिव ना हो। अगर फ्रैग्मा चल रहा है तो फिर वही चले, अदरवाइज उसका अपडेटेड वर्जन कैशे कंट्रोल यूज रहना ज्यादा प्रेफरेबल है। फिर हमारे पास आता है सर्वर हेडर, जिसके बारे में हमें पता है बेसिकली जैसा हमारा रिक्वेस्ट पैकेट में यूजर एजेंट था जो सर्वर को बताता है कि सर हम कौन से ब्राउजर का वर्जन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, उसके वर्जन क्या, यानी कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से पैकेट भेजा गया, ये यूजर एजेंट बताता था। उसी तरीके से जब सर्वर आपको रिप्लाई देता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है, तो उसमें सर्वर नाम का एक हेडर होता है जो सर्वर की डिटेल्स आपको लाके दे देता है। यानी ये पैकेट, ये रिस्पॉन्स आपको किस सॉफ्टवेयर की मदद से आया, फॉर एग्जांपल अपाचे 2 की मदद से आया, उसका वर्जन क्या था कि 2.2.8 था।
साथ ही साथ कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं सर्वर में तो बता देगा, विंडोज 10 या उबंटू या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा उसके बारे में बताएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको रिस्पॉन्स पैकेट भेजा गया उस सॉफ्टवेयर का नाम, उसका वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका वर्जन सर्वर हेडर आपके पास लेकर आ जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सर्वर पे क्या चल रहा है। ये यूजर एजेंट हेडर है सर्वर का बेसिकली, है ना। फिर हम बात करते हैं सेट कुकी नाम के हेडर की। अब हमने ये समझा रिक्वेस्ट हेडर में कि कुकी नाम का हेडर है, जो हर बार रिक्वेस्ट हेडर्स की बात करूं लर्नर्स, एक रिक्वेस्ट पैकेट में एक कुकी नाम का हेडर होता है जो हर बार हमारा डेटा ले जाता है सर्वर तक, ताकि सर्वर को पता पड़े कि हम कौन है, हमारी ऑथेंटिसिटी जो है या हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सर्वर कर सके। लेकिन ये कुकीज या फिर ये यूनिक आईडी दी तो हमें सर्वर ने ही है। सर्वर ने ये यूनिक आईडी आपको कैसे दी? सर सर्वर जो रिस्पॉन्स आपको भेजता है, मान लेते हैं आज हमने लॉगिन करा, सही यूजर नेम लिखा, सही पासवर्ड लिखा, उसके बदले में सर्वर जो मुझे रिस्पॉन्स देगा उस रिस्पॉन्स में सेट कुकी नाम का एक हेडर होगा, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मैंने आपको एक यूनिक आईडी दी है। जैसे मान लो आईडी इक्वल्स टू 121212, ये मेरी एक यूनिक आईडी थी। सेट कुकी का मतलब है कि ये आईडी हम आपकी कुकीज में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्स पैकेट में सेट कुकी के आगे लिखा हुआ होगा आईडी या एस आई डी इक्वल्स टू 121212। अब ये जो डेटा है ये आएगा और हमारी कुकीज में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेडर का काम ही ये है आपकी कुकीज में डेटा सेट का, आपकी कुकीज में डेटा या आपकी यूनिक आईडीज को स्टोर करवाना। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इसकी डेफिनेशन बोल रही है इशू कुकी टू द ब्राउजर दैट इट विल सबमिट बैक टू द सर्वर इन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। यानी ये आपके डिवाइस में कुकी स्टोर करवाएगी। सेट कुकी क्या कराएगी? कुकी स्टोर कराएगी, कुछ यूनिक आईडी स्टोर कराएगी और आप उसको हर बार सेंड करोगे जब आप उस टास्क से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, जब आप उस पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ काम कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉगिन आईडी, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने यूजर नेम पासवर्ड लिखा, लॉगिन करा, मुझे सेशन आईडी दी गई सेट कुकी के जरिए। अब मैं जब भी कोई टास्क करूंगा, मैं अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज करना चाह रहा हूँ, बट इसके लिए जरूरी है ना मैं खुद को वेरीफाई करूं। तो कुकी नाम का हेडर ये मेरी सेशन आईडी ले जाके सर्वर को देगा। तो ये एक सेट कुकी हेडर का काम है, आपकी कुकीज में डेटा स्टोर करना। फिर हमारे पास आता है www-authenticate। ये हेडर क्या काम का है? इसकी डेफिनेशन कह रही है रिस्पॉन्स दैट हैव अ 401 स्टेटस कोड to provide detailed on the types of authentication that the server supports। बेसिकली हमें पता है कि सर हमारा जो HTTP है वो अप्रोक्स 3 ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। अब मान लेते हैं आप कोई ऐसी फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं जिसकी परमिशन आपके पास नहीं है, तो आपको ये भी तो बताया जाएगा कि आपको परमिशन कैसे मिलेगी, यानी आप खुद को वेरीफाई कैसे करोगे, खुद को ऑथेंटिकेट कैसे करोगे। तो सर यहाँ पे ये जो www-authenticate है, इसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन टेक्निक बताई जाएगी। इसके अंदर बताया जाएगा कि आप खुद को वेरीफाई कैसे कर सकते हो। कि एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कह रहा हूँ, मान लेते हैं आप अपने मोबाइल को अनलॉक करना चाह रहे हैं, तो अगर आप अनलॉक मोबाइल को करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे या मोबाइल डिवाइस का डेटा एक्सेस करना चाहते हो, तो वो आपको बताएगा कि आप खुद को वेरीफाई कैसे करोगे। वो आपको कहेगा कि यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करो, या वो आपको कहेगा कि पिन कोड एंटर करो, या वो आपको कहेगा कि बायोमेट्रिक जो है वो वेरीफाई करो। इसका मतलब हमें बताया जा रहा है कि हम खुद को ऑथेंटिकेट कैसे करें। ये भी वही कर रहा है। जब वेबसाइट चला रहे हो तो ये आपको बता रहा है कि आप खुद को ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हो, ताकि आप उस ऑथेंटिकेशन टेक्निक को फॉलो करें, अपना डेटा, अपने क्रेडेंशियल्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो दें और आप सक्सेसफुली खुद को वेरीफाई कर पाएं। देन बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवन देखा जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट हेडर के बारे में, जिसका नाम है एक्स फ्रेम ऑप्शंस। ये क्या काम आता है? इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? indicates whether and how the current response may be loaded within a browser frame। एक्चुअली ये जो एक्स फ्रेम ऑप्शन है ये आपके काम आता है ये बताने के लिए कि आपके ब्राउजर में जो भी पेजेस ओपन होंगे वो कहाँ होंगे, कैसे दिखेंगे। प्लस अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आप जब एक्सएसएस के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक अटैक है जिसमें हम खुद के मिलिशियस कोड इंजेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसे अटैक्स में हम क्या करते हैं, एक फेक फ्रेम ओपन कर देते हैं, एक फेक वेब पेज ओपन कर देते हैं, जिसके लिए एक ह्यूमन के लिए या एक नॉर्मल यूजर के लिए ये जानना मुश्किल होगा कि ये फेक पेज कोई मिलिशियस पेज है या वेबसाइट का कोई पेज है। तो ऐसी जो फ्रेम्स ओपन करते हैं, जो एक्सेस के कोड एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें रोकने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है एक्स फ्रेम ऑप्शंस। तो एक्सेस से भी हमें बचा रहा है और ये बता रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके फ्रेम्स यानी वो कैसी दिखेगी और कहाँ पे उसे लोड करा जाएगा।
आई होप लर्नर्स आप सभी को ये जो हमने रिस्पॉन्स हेडर्स के बारे में पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आगे चल के, ये समझ आ गया होगा। अब इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज लेना है, ये पेन टेस्टिंग में कैसे फायदेमंद है, हम आगे चल के कुछ वीडियोस में सीखेंगे। टिल देन अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग या फिर WS क्यूब टेक के CH वर्जन 3 में, विच इज a complete ethical hacking boot camp powered by AI, जिसमें आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स, ऐसे कई सारे कंटेंट प्रैक्टिकल अप्रोच पे सीखने को मिलते हैं, वो भी AI के सपोर्ट से। और साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प कर सके। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं WSCH वर्जन 3 में, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जैसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर पाएंगे अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।